अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान ज़ाहिद ख़ान है और आज मैं आपसे एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आप सब लोग देख रहे हैं इंटरनेशनली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चल रही है जिसमें चाइना और ताइवान एक अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि चाइना ताइवान क्राइसिस असल में है क्या, इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, तो इस पे हम ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि चाइना और ताइवान का असल में हिस्टोरिकली क्या इशू है। तो 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ तो चाइना में दो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे। एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थी और दूसरा जो ग्रुप था, दूसरा फैक्शन, वो थे रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो असल में चाइना को आज़ाद करवाने में एक बहुत अहम किरदार था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। तो जब चाइना आज़ाद हुआ तो दूसरा ग्रुप रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था उन्होंने चाइना छोड़ा और वो बिल्कुल चाइना के पैरेलल एक छोटा सा आइलैंड था, वो वहाँ जाकर बस गए और उन्होंने उस आइलैंड को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया और उसको कहा कि ये ताइवान है और ये एक आज़ाद मुल्क है। उस दिन से लेकर आज तक चाइना ने कभी तस्लीम नहीं किया कि ताइवान एक अलहदा इंडिपेंडेंट मुल्क है, बल्कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा तस्लीम करता है, जबकि ताइवान इंटरनेशनली अपने आप को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करता है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1949 से आज तक इन दो ममालिक के दरमियान चल रहा है, टेरिटरीज के दरमियान चल रहा है। चाइना ने अपने जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस मुल्कों के साथ बनाना शुरू किए तो चाइना ने तमाम मुल्कों के ऊपर एक पाबंदी आयद कर दी, उनको पाबंद कर दिया कि अगर आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो आपको ताइवान को हमारा हिस्सा मानना पड़ेगा। आप ताइवान को इंडिपेंडेंट मुल्क डिक्लेयर नहीं कर सकते और अगर आप करेंगे तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके साथ नहीं बन सकते। यही वजह है कि 1949 से लेकर 1970s तक 25 साल चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि ताइवान को शुरू में ही अमेरिका ने एक आज़ाद मुल्क के तौर पर डिक्लेयर कर लिया था। और फिर 1970s में हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट निक्सन इन्होंने विज़िट किया चाइना का और इस विज़िट में पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया, एक मीडिएटरी का रोल प्ले किया और वहाँ से चाइना और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए। तो चाइना ने अमेरिका के सामने यही शर्त रखी कि अगर आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ताइवान को, जो आपने रिकॉग्नाइज़ किया है एज एन सेपरेट मुल्क, आपको उसको ख़त्म करना होगा, आपको उसकी रिकग्निशन को इनकार करना होगा और आपको मानना पड़ेगा कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। और अमेरिका ने ऐसे ही किया, ताइवान की रिकग्निशन को डिनाई किया और अमेरिका ने तस्लीम किया कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और वहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना और अमेरिका के स्टार्ट हुए और वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तक चल रहे हैं। हम देखते हैं कि अभी पिछले चंद सालों से चाइना और यूएस के दरमियान एक ग्लोबल हेजेमनी की वजह से, एक ग्लोबल हेजेमनी को कायम करने के लिए दोनों ममालिक के अंदर एक इंटरनेशनल वॉर चल रही है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर के नाम से एक टैक्सेस और टैरिफ्स की एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया चाइना के साथ और ये 2018 से लेकर आज तक ये ट्रेड वॉर चलती आ रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस टैरिफ्स लगा रहे हैं और एक दूसरे की इकोनॉमीज़ को जो है वो इम्पीड करना चाह रहे हैं और ये ट्रेड वॉर बढ़ती बढ़ती अब इंडो पैसिफिक ओशन तक बढ़ चुकी है। पैसिफिक ओशन में चाइना और ताइवान के दरमियान एक स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट, जहाँ से दुनिया की 25% ट्रेड गुजरती है और ये स्ट्रेट की अहमियत ये है कि अगर ये स्ट्रेट ये ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की 25% ट्रेड इम्पीड हो सकती है और दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। और इस टाइम पर जो कन्फ्रंटेशन चल रही है ताइवान और चाइना की, इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका ताइवान को मिलिटरली सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है और हर तरह से चाइना के ख़िलाफ़ उसको मुस्तहकम कर रहा है कि ताइवान किसी भी सूरत में सबमिसिव ना हो टुवर्ड्स चाइना। अब हम देखते हैं कि ताइवान की सिग्निफिकेंस क्या है चाइना के लिए और अमेरिका के लिए। सबसे पहली चीज़ ये कि ताइवान चाइना के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। चाइना क्यों चाहता है कि एक छोटा सा आइलैंड ताइवान ये हमारा हिस्सा ही रहे और ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क ना बन सके।
उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ताइवान और चाइना के दरमियान सालाना $600 बिलियन की ट्रेड होती है। दोनों ममालिक फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक $600 बिलियन की आपस में ट्रेड करते हैं हर साल, और ये ट्रेड का वॉल्यूम अमेरिका और चाइना की ट्रेड से भी ज़्यादा है। अमेरिका और चाइना $550 बिलियन की ट्रेड करते हैं सालाना। इससे भी ज़्यादा ताइवान और चाइना की आपस में ट्रेड है। और अगर आज ताइवान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी मज़ीद मुस्तहकम हो जाए, तो वो कभी भी चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा और वो चाइना से उस लेवल पर जाकर ट्रेड नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ ये कि ताइवान इसलिए इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए कि इनकी जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड जो करता है वो ताइवान से करता है। दूसरी चीज़ ये कि ताइवान इस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है सेमीकंडक्टर्स का। आप सब लोग जानते होंगे कि आज दुनिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, दुनिया में ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार सेमीकंडक्टर का है। और आज की जितनी इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। इसके साथ साथ जितनी भी वो तमाम चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल है, वहाँ सेमीकंडक्टर एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सप्लायर सेमीकंडक्टर का ताइवान है। ताइवान की कंपनी है TSMC। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है। और इस चाइना ताइवान क्राइसिस की वजह से जो कन्फ्रंटेशन हो रही है, इसकी वजह से TSMC इस टाइम पर सफ़र कर रही है और सेमीकंडक्टर चिप्स जो है बनना बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से यूरोप, अमेरिका और तमाम वो ममालिक जहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वो इस टाइम पर सफ़र कर रहे हैं। और इसके साथ साथ चाइना भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है ताइवानी सेमीकंडक्टर का। तो ये जो सेमीकंडक्टर का रोल है इस टाइम पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ये बहुत अहम है ताइवान के हवाले से। और तीसरी चीज़ ये कि चाइना की 1970s के अंदर एक पॉलिसी आई जिसे कहते हैं वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी। चाइना ने डिक्लेयर किया कि हमारे मुल्क से हटकर छोटी छोटी टेरिटरीज़ हैं जो हमारी ही टेरिटरीज़ हैं, जैसा कि हांगकांग, मकाऊ, ताइवान। चाइना क्लेम करता है कि वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी का मतलब ये है कि ये तमाम टेरिटरीज़ चाइना का हिस्सा हैं। ऑल्दो ये चाइना का हिस्सा हैं, लेकिन ये अपने अंदरूनी मामला खुद चला सकती हैं, ये डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये हमारे कम्युनिज़म को बेशक ये आप तस्लीम मत करें कि अपने अंदरूनी मामला खुद चलाएं, हम इनके बैरूनी मामला देखेंगे, लेकिन ये रहेंगी चाइना का हिस्सा। तो वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी कि आप हमारा हिस्सा हैं, लेकिन आपको इजाज़त है कि आप अपना सिस्टम खुद बना सकते हैं और आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम आप खुद डेवलप कर सकते हैं, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो आज अगर ताइवान अलग हो जाता है तो वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी को एक बहुत बड़ा सेटबैक आएगा, और ताइवान के साथ साथ जो बाकी टेरिटरीज़ हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस में है, जैसा कि मैंने अभी बताया हांगकांग और मकाऊ, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी चाइना से अलग हो, वो भी अपनी अपनी टेरिटरीज़ में डेमोक्रेसी की मूवमेंट चलाएं और इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चलाएं। तो वो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है चाइना की, वो कंप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ताइवान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ताइवान अमेरिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ताइवान बावजूद इसके कि चाइना का हिस्सा है, लेकिन ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी है। वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू वो अपना पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ताइवान में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े बैंक्स, वेस्टर्न बैंक्स काम कर रहे हैं, और ताइवान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं विद द वेस्टर्न कंट्रीज़। तो अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि चाइना ताइवान पे अटैक करके या चाइना उसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस में ले ले। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह अमेरिका ईस्टर्न यूरोप के अंदर नेटो की फोर्सेस बढ़ा रहा है और रशिया को सर्कुलेट करना चाहता है, रशिया के आसपास के ममालिक में नेटो फोर्सेस बिठाना चाहता है, ताकि जब कभी कन्फ्रंटेशन रशिया और अमेरिका की बढ़े तो वो नेटो फोर्सेस रशिया पे हमला कर दें और रशिया को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकें और रशिया बैकफुट पे रहे। इसी तरह सेम उसी पॉलिसी पे अमेरिका ताइवान और ताइवान के आसपास की टेरिटरीज़ में अपनी इन्फ्लुएंस कायम करके, अपनी प्रेजेंस कायम करके चाइना को कंटेन करना चाहता है और चाइना को इंसर्कल करना चाहता है कि कभी भी अगर हमें चाइना पर अटैक करना पड़े
और मिसाइल्स लॉन्च करने पड़ें तो साथ वाली टेरिटरी से हम वो लॉन्च कर सकें। तो इस वजह से भी अमेरिका का इस टाइम पर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है ताइवान में कि ताइवान को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, वहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए जाएँ और उनको वेपन्स प्रोवाइड किए जाएँ, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इन्हांस की जाएँ ताकि ये चाइना को काउंटर कर सके और किसी न किसी तरह से ताइवान को एक आज़ाद मुल्क बनाकर चाइना को एक इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सेटबैक दिया जा सके। तो चाइना ताइवान क्राइसिस में इस टाइम पर जो इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है यूएस और चाइना की, ये एक बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंडिकेशन देती है। उसकी रीज़न ये है कि जो कन्फ्रंटेशन इस टाइम पर इस रीजन में बढ़ रही है उसमें सिर्फ यूएस, चाइना और अमेरिका ही मुलविस नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ रीजनल एक्टर्स जैसे जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो भी इस मसले में एक्टिवली अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यूएस और चाइना की ही यहाँ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो तो इट विल लीड टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर इनके अलाइज, ये जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, इनका भी कोई आपस में कन्फ्रंटेशन हुई या कोई आपस में क्लैश आया तो ये एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के इशू के ऊपर जी इसी पर्सपेक्टिव से, जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। बहुत शुक्रिया।